हेलो साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं माही एकेडमी क्लासेस में। मैं आपका अपना दोस्त राजीव वर्मा। सभी भाई बहनों को नमस्कार। नमस्कार साथियों, वेलकम वेलकम टू यू माही एकेडमी। साथियों, आज 10 तारीख 10 फरवरी को आप सभी लोगों के एडमिट कार्ड आ गए हैं। यूपी कांस्टेबल 2024 के आप सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आज आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी एक अपने सपने को साकार करें, लेकिन सपने को साकार करने के लिए आपको आत्मविश्वास बनाना पड़ेगा। साथियों, आज हम आपको कराएंगे मॉडल पेपर यूपी कांस्टेबल 2024 के लिए। ये प्रीवियस पेपर होगा, प्रीवियस पेपर 2009। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे हम मॉडल पेपर यूपी कांस्टेबल 2024। हम देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आए थे पहले, ठीक है, उसको हम उठाएंगे और उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आप लोग विशेष ध्यान रखें, मॉडल पेपर केवल मैथ का होगा ये, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन को हम कराएंगे आज। आप जिन्होंने भी अपना एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किया है, प्लीज अपना डाउनलोड कर लें और अपने सपने को साकार करें। सपने को साकार करने के लिए आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा, आत्मविश्वास बनाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत रास्तों में बहुत कांटे आएंगे, आप लोगों की किसी बात को सुनना नहीं है। सब बिल्कुल राम भरोसे, प्रभु के ऊपर, खुदा के ऊपर छोड़ दें, सब उसके सहारे है। चलिए शुरू करेंगे मॉडल पेपर यूपी कांस्टेबल 2009 का ये प्रीवियस पेपर होगा, ठीक है साथियों। 2009 का ये प्रीवियस पेपर होगा। यूपी कांस्टेबल 2024 के लिए मॉडल पेपर उसी को उठाया है हमने। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, साफ साफ नहीं आ रहा है, कोई नहीं, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, कोई नहीं। एक दुकानदार, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर में उसे 20% का फिर भी होगा, यहां पर होगा फिर भी, ये टाइपिंग मिस्टेक है। फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि दुकानदार छूट ना दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ये क्वेश्चन, ये प्रीवियस का पेपर है। ये जितने भी क्वेश्चन कराएंगे प्रीवियस में आए हुए, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनको हमने लिया है, आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये इस तरीके का क्वेश्चन हमने कराया था अनुपात और समानुपात में। इस तरीके का क्वेश्चन हमने अनुपात और समानुपात में कराया था दोस्तों, ठीक है। बहुत ही साधारण तरीके से कराएंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, किस पर, अंकित मूल्य पर, हमने कहा जो अंकित मूल्य होगा उसे हम एमआरपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमआरपी। क्या बोलते हैं भाई? एमआरपी बोलते हैं इसको, अंकित मूल्य को। 20% की छूट देता है। छूट हमेशा एमआरपी से मिलेगी, मैंने बताया था पहली वीडियो में ही, अनुपात और समानुपात की पहली सीरीज में बताया था, छूट हमेशा एमआरपी से मिलेगी। किस पर? जैसे कोई चीज हम खरीदने गए, बात को समझिए, कोई चीज हम खरीदने गए, उस पर प्रिंट जो है ना 20 रुपए है माना, और वो चीज हमें 10 रुपए की दे रहा, कहला भाई ठीक है, हमने 10 रुपए की दे दी। प्रिंट वैल्यू देखा, अरे प्रिंट इस पे कितना, 20 रुपए, चलिए भाई आप 10 रुपए दे दो। तो उसने प्रिंट वैल्यू यानी कि एमआरपी से छूट दी है हमें। छूट हमेशा एमआरपी से मिलेगी, किस पर? कॉस्ट प्राइस के लिए, ठीक है। जो चीज वो बेच रहा है उस पर, जो चीज हम खरीद रहे हैं वो कॉस्ट प्राइस होगा, जो दुकानदार बेचेगा उसको हम सेलिंग प्राइस कहेंगे, एसपी। यानी कि सीपी और एसपी और एमआरपी, तीन चीजें यहां पर बात की गई है, तीन चीजों का जिक्र है यहां पर। छूट हमेशा किससे मिलेगी? एमआरपी से। 20% की छूट देता है। 20% का मतलब है बच्चों, मेरी भाई मेरे बहनों, 20% का मतलब है 1/5। 1/5 कैसे आया ये, इसको भी जरा डिफाइन कर लेते हैं। 20
परसेंटेज का मतलब बटे में 100, 20 से हटाया 1/5, ये हो गया 1/5। यानी कि 5 रुपए अगर कोई प्रिंट पड़ा है तो वो सेल कर रहा है दुकानदार उसे 4 रुपए में। बात समझे, 5 रुपए अगर प्रिंट पड़ा है सेल कर रहा है 4 रुपए में। बात को समझे, छूट हमेशा एमआरपी से मिलेगी, छूट हमेशा एमआरपी से मिलेगी, ये ध्यान रखना है। और लाभ हमेशा क्रय मूल्य से मिलेगा, लाभ हमेशा सीपी से मिलेगा। मैंने पहले ही ये चीज पहली सीरीज में अनुपात और समानुपात की बताया था। फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ किससे मिलेगा? लाभ मिलेगा सीपी से, लाभ मिलेगा सीपी से, छूट मिलेगी एमआरपी से। फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। अगर वो 5 रुपए की चीज लाया खरीद के दुकानदार, तो हमें 6 रुपए की बेच रहा है। 5 रुपए 1/5, 20% का मतलब 1/5। 5 की लाया तो 6 की बेच रहा है, 5 की लाया 6 की बेच रहा है। इन्हें हम डिफाइन करेंगे, मतलब इसको हम बैलेंस करेंगे। 4 है यहाँ, तो यहाँ 4 लिख देंगे, इसके पड़ोस में 6 है तो 6 लिख देंगे। 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 5 छक्का 30। यहां तक दिख रहा है? यहां तक दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। देखिएगा, अब कह रहा है कि यदि दुकानदार छूट ना दे, मतलब छूट ना दे, वो वस्तु को बेचे ही ना, छूट ना दे वो वस्तु को बेचे ही ना। इसका मतलब जब वस्तु को नहीं बेचेगा, इसका मतलब तो एसपी से हमें कोई मतलब नहीं होगा। इस एसपी से कोई मतलब नहीं होगा, मतलब सेलिंग प्राइस नहीं कर रहा है वो, इससे कोई मतलब नहीं होगा बेटा। इससे मतलब होगा हमें इससे और इससे। 30 रुपए एमआरपी, क्रॉस प्राइस 20 रुपए, तो दुकानदार को लाभ हुआ कितने का? 10 रुपए का। कितने का? 10 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत कैसे आएगा? हमें क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ कैसे आएगा? यहाँ पर दिख रहा है ना? हाँ, 10 रुपए लाभ हुआ किस पर? 20 पर। कॉस्ट प्राइस कितनी? 20 गुणा में 100, 20 पंजे 100, 10 पंजे 50%। ऑप्शन नंबर डी होगा। ये वाले ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हैं, इसलिए यहां पर थोड़ा ठीक नहीं आया टाइपिंग में। ये होगा 50%। ठीक है, मैंने बहुत ही आपको समझाने का प्रयास किया, बहुत ही विस्तार रूप से। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन उठाएं। क्वेश्चन आज बहुत हैं, 1-1.5 घंटे की क्लास चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर लें। क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बड़ा करिए, इसको भी करिए बड़ा। और इसको भी बड़ा कर लिए, इसको भी बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, आज आप हमारी पूरी वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो से बहुत फायदा मिलेगा आपको। हाँ, अब दिखा? ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर है 2। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। MNOPQRSTU, ये बी होगा यहां पर भी मिस्टेक है, TUV होगा। WXYZA, यहां पर देखें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। फिर यहां पर देखें, देखिएगा M1 छोटा फिर बड़ा, मतलब छोटे अक्षर फिर बड़े, मतलब छोटी अल्फाबेट फिर बड़ी अल्फाबेट फिर छोटी अल्फाबेट। बेटा ध्यान से देखिएगा, छोटी अल्फाबेट, बड़ी अल्फाबेट, छोटी अल्फाबेट, तो यहां पर आएगी बड़ी अल्फाबेट। कौन सी आएगी? बड़ी। देखिएगा OPQRSTUVUTUVWXYZA, इसके बाद में क्या आएगा? ए के बाद में। एक बात और ध्यान रखना है, MNOPQ, फिर कह रहा है, सीधे कह दिया इसने RSTUV, बी के बाद WXYZA, यहां पर कौन सा अक्षर आएगा? तो इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। इसको देखिए, यहां पर बड़ा फिर छोटे फिर बड़े, तो यहां पर क्या आएगा? भाई छोटा आएगा, क्योंकि इसके सीरीज में चलेगा WYZA, YZA, ए के बाद क्या आएगा? BCD, क्या आएगा? V, दिख नहीं रहा है ना इससे, चलिए इससे देखिएगा, यहां आएगा B, C, फिर D, छोटे
फिर आएंगे बड़े, ई एफ। कौन सा ऑप्शन हुआ, कौन सा ऑप्शन हुआ, ये बी हुआ। कौन सा ऑप्शन हुआ, बी। फिर समझिए एम एन ओपीक्यू, फिर कह रहा है आर एस ओपीक्यू, क्यू के बाद आर एस टी यू वी, फिर कह रहा है बी के बाद आता है डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए के बाद आएगा बी सी डी, वी सी डी क्या आएगा, वी सी डी आएगा, नहीं आएगा। तो ये क्या है, ये बड़े हैं, फिर इसके बाद क्या आएंगे, छोटे अक्षर आएंगे, वी सी डी ई एफ। ठीक है, बी सी डी ई एफ। छोटे क्यों आएंगे, बड़े आएंगे बेटा, बड़े। यहां पर बड़े, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, ये वाला ऑप्शन होगा बी सी डी ई एफ, बी सी डी ई एफ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका होगा ए, ऑप्शन नंबर होगा ए। बड़े अक्षर आएंगे इसमें। अरे ये क्या हुआ, देखिएगा, ये नहीं होगा यहां पर, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, हाँ बड़ा, ये बी सी बड़ा, फिर छोटा डी ई एफ, ये होगा बड़ा छोटा। ठीक है, वी सी डी ई एफ। ठीक, यहां पर थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, फिर से देख लीजिएगा। एम एन आर एस डब्ल्यू एक्स, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, बड़ा क्या है, वीसी है, दो अक्षर का। फिर ओपीक्यू टी यू वी बाई जेड ए, तो होगा डी ई एफ, ए बाई जेड ए वी सी डी ई एफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इसको थोड़ा बड़ा कर लो, दिख रहा है ना, चलो दिख रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी के पिता हैं, ए वी के पिता हैं, सी डी के पुत्र हैं, निम्न में से कौन से कथन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सी ए का पौत्र है, सी ए का पौत्र है। देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को जो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चन को जिसमें ब्लड रिलेशन हो, उनको अपने से माना करो, अपने से किया करो, या अपनी फैमिली को दिमाग में नोट करके उन क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। ए बी के पिता हैं, ये ए हैं, बी के पिता हैं, किसके, बी के। वी के पिता, मैंने इस तरफ एरो किया है तो उसका मतलब वी के पिता हैं, ये वी के पिता हैं। ठीक है, सी डी के पुत्र है, एक सी है, वो डी का पुत्र है, किसका, डी का पुत्र है। तो कथन कह रहा है सी ए का पौत्र होना चाहिए। सी जो है ना, सी, यहां पर सी, सी ए का पौत्र होना चाहिए। कौन होना चाहिए, पौत्र, ए का पौत्र सी। तो रिलेशन बताना है, सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है, कितनी मिस्टेक है, सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है, ये तो पुत्र है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया बिल्कुल, क्योंकि ये पुत्र है, ये पुत्र है, तो पत्नी कह रहा है यहां पर, ये गलत हो गया। वी डी डी की बहन है, वी डी की बहन है, बी डी की बहन, वी डी की बहन मतलब इसकी बहन है, अभी कंफर्म करेंगे। डी ए की पुत्री है, डी ए की पुत्री, डी ए की पुत्री, ए की मतलब अगर ये पुत्री होगी, अगर ये पुत्री होगी तो इसका पुत्र, इसका पौत्र नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ। ठीक है, बी डी की पुत्री है, वी डी की पुत्री है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि रिलेशन बनाइए, बी जो है ना डी की पुत्री है, डी की पुत्री, तो ये पौत्र नहीं होगा, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हुआ। ऑप्शन हमारे पास बचा कौन सा, ये वाला, बी डी की बहन है। कैसे, ये बी जो है ना बहन है, तो ये भाई हुआ, और बी बहन हुई, ये भाई बहन हुए, ये इसके पिता हैं, तो इसका लड़का भाई, इनका डी का लड़का जो होगा, इनका कौन होगा, पौत्र होगा। पौत्र का मतलब नाती जैसे बोलते हैं वो होगा। ठीक है, ये भाई बहन हुए, तो इनके पिता का, ये इनके पिता हैं, ए इनका लड़का, इनका कौन होगा, ए का पौत्र होगा। तो ऑप्शन नंबर
बी इज करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा, इसको थोड़ा बड़ा कीजिएगा। चलिए और बड़ा कर दें, ठीक, इसको जरा ऊपर लगा दो यहाँ पर और इसको थोड़ा बड़ा कर लो। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। राम ने 12,000 रुपए, राम ने 12,000 रुपए, कितने रुपए? 12,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 12,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 महीने बाद रहीम ने भी 15,000 रुपए लगाकर व्यापार में साझा कर लिया। यदि वर्ष के अंत में राम को 6400 रुपए का लाभ हुआ हो तो रहीम को कितना लाभ होगा? तो रहीम को कितना लाभ होगा? ये 12,000 रुपए हैं। राम ने 12,000 रुपए लगाकर एक व्यापार को प्रारंभ किया। 6 महीने बाद रहीम ने भी 15,000 रुपए लगा दिया, व्यापार को में साझा कर लिया। तो यदि वर्ष के अंत में 6400 रुपए का लाभ हुआ हो तो रहीम को कितना लाभ होगा? ये राम है और ये रहीम है और ये रहीम है। ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है साथियों। 12,000 रुपए लगाया एक साल के लिए तो गुणा 12। 6 महीने के बाद रहीम भी आए, उन्होंने अपना लगाया बिजनेस में 15,000 6 महीने तक। अनुपात निकालेंगे 1 2 3, 1 2 3 कट गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 12 दूनी 24 और ये अनुपात आ गया 15 और काट लीजिए 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, इनका अनुपात आया 8:5। अब कह रहा है राम को 6400 रुपए का लाभ हुआ हो तो ये 8 जो है किसके बराबर होगा? ये 8 बराबर होगा 6400 के। 8 का कितना गुना 6400? 800 गुना, कितना? 800 गुना 8 64। तो इसका भी कितना कर देंगे क्योंकि ये पार्टनर हैं तो इसका भी हम 800 गुना कर देंगे। तो 8 पंजे 40, 4,000 रुपए, 4,000 रुपए का क्या होगा? लाभ होगा। रहीम को 4,000 रुपए का क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। हाँ, रहीम को 4,000 रुपए का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम जो हुआ था यूपी कांस्टेबल का 2009 में, उसी के क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट, इसको बड़ा कर लें, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। हाँ, ये हो गया बड़ा, थोड़ा छोटा। हाँ ठीक, इसको उठाओ। थोड़ा बड़ा कर लो इसको। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का भाग अंकित करता है। क्रय मूल्य का भाग जितना मैंने करा दिया क्वेश्चन को, सेम वैसे ही क्वेश्चन उठाए गए हैं, सेम वैसे ही क्रय मूल्य का अंकित करता है मतलब उस पर प्रिंट डालता है। क्या करता है? प्रिंट, एक मोहर लगा देता है, प्रिंट। यदि वह अंकित मूल्य का 40% भाग लेकर उस वस्तु को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? क्रय मूल्य का भाग अंकित करता है तो मान लिया हमने क्रय मूल्य जो है ना 100 रुपया है, माना क्रय मूल्य जो है ना 100 रुपए है, मतलब कोई वस्तु वो खरीद के लाया 100 रुपए की। ठीक, क्रय मूल्य का मतलब खरीदी गई वस्तु, क्रय मूल्य का मतलब खरीदी गई वस्तु। ठीक है, कोई वस्तु खरीद के लाया 100 रुपए की। यदि वह अंकित मूल्य का, और ये 100 रुपया उसने अंकित कर दिया, ये एमआरपी में चेंज हो गया, ये रुपया एमआरपी में चेंज हुआ। यदि वह अंकित मूल्य पर 40% का लाभ कमाता है, इस पर उसने 40% का लाभ कमा लिया, 40% का लाभ कमा लिया। लाभ के रूप में देखेंगे तो 140/100 हुआ, ये 0 से 40% का, यहां पे कुछ मिस हो रहा है भाई। एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का यहां पर भाग नहीं लिखा है, कुछ गलत है यहां पर, क्वेश्चन यहां पर गलत है। क्रय मूल्य का 3/4 भाग, यहां पर
क्वेश्चन है ये 3/4 भाग, ये क्वेश्चन पेपर की शीट है, 3/4 भाग, हाँ ठीक है, क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। इसको यहां से हटा दो, ये तो ठीक है, क्रय मूल्य 100 माना, 100 रुपया, क्रय मूल्य का 3/4, 3/4, क्रय मूल्य का 3/4, 4 से काटो ये आया 25, 25 दिया 75 रुपया, ये 75 रुपया कन्वर्ट कर दिया उसने, किसमें कन्वर्ट कर दिया, एमआरपी में, ये एमआरपी आ गई। अब कह रहा है ये एमआरपी जो अंकित मूल्य है वो 40% लाभ कमाता है, इस 75 का 40% तो 140/100, 25 चौका 100, 25 दिया 75, ये आया 2 दूनी 4 और ये कटेगा 70 आएगा, 2 से काटेंगे 35 आएगा, 35 की 3 में गुणा करेंगे 105 रुपए आएगा। ठीक है, ये आ गया, 40% का लाभ कमा दिया, तो उस वस्तु को बेच दिया। अब 105 रुपए जो आया, 40% का लाभ कमाकर बेच दिया, तो जो चीज बेची जाएगी वो क्या कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी भाई, वो कहलाएगी विक्रय मूल्य। क्या कहलाएगी ये आ गया विक्रय मूल्य, ये आ गया विक्रय मूल्य, ये क्या आ गया, विक्रय मूल्य। पूछा है कितना लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ कितना हुआ, क्रय मूल्य कितना था 100 रुपया, क्रय मूल्य था 100 रुपया, विक्रय मूल्य आया 105 रुपए, तो लाभ हुआ हमें 5 रुपए का, कितने पर, क्रय मूल्य कितना है 100 पर, गुणा में 100, गुणा में क्या होता है 100, 100 से 100 कटा, यानी कि 5% का हमें क्या होगा, लाभ होगा, क्या होगा, लाभ होगा। 100 रुपए की चीज कितने बेची इसने, अब 105 रुपए में बेची, 5 रुपए का लाभ हुआ, किस पर, 100 पर हुआ, गुणा 100, लाभ प्रतिशत का फार्मूला लगाया यहां पर। ठीक है, ये 5% का लाभ हुआ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा बड़ा कर लो, ये इसको इधर ले आओ। क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक, देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 6, 0.5 बराबर है ये 0.5, यहां पर भी मिस्टेक कर दी क्या, 0.5 ये भाग का निशान है, ये है भाग का निशान है, 0.5 डिवाइड का निशान है, 0.125 बराबर क्या होगा, 0.5 को भाग करें हम 0.125 से, पॉइंट के आगे यहाँ 3 नंबर, 3 देखो 3 संख्याएं 1 2 3, यहाँ 1 है तो एक 0 बढ़ा लेंगे, एक 0 हम और बढ़ा लेंगे, 3 संख्या बराबर करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 से काट देंगे ये 100 आएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 25 आएगा, 25 एकम 25, 25 चौका 100, ऑप्शन आया 4, ऑप्शन आया 4, यानी कि डी, ऑप्शन नंबर होगा डी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर, इसको भी थोड़ा ठीक करिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सुषमा रश्मि से धनी है, सुषमा रश्मि से धनी है, जबकि आनंद प्रिया से अमीर है, अरुण रश्मि जितना अमीर है, शोभा सुषमा से अमीर है, उपयुक्त कथन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। ये क्वेश्चन रीजनिंग का है और बहुत ही सरल तरीके से है। सुषमा रश्मि से धनी है, ये सुषमा है, हम कहें ये धनी है, मतलब धनी है किससे, रश्मि से। ठीक है, सुषमा धनी है रश्मि से, ये ज्यादा का निशान है, ठीक। जबकि आनंद जो है ना वो प्रिया से अमीर है, किससे, यहां पर आनंद है, आनंद जो है अमीर हैं किससे, प्रिया से अमीर हैं,
प्रिया से आनंद अमीर है। अरुण रश्मि जितना अमीर है, जितना रश्मि अमीर है उतना अरुण अमीर है, मतलब ये दोनों बराबर अमीर अमीर हैं। उसके कह रहा है शोभा सुषमा से अमीर है, शोभा सुषमा से अमीर है। कौन? शोभा। तो शोभा यहां अमीर हो गई, किससे हो गई? सुषमा से। शोभा सुषमा से अमीर है। उपरोक्त कथन के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? रश्मि प्रिया से गरीब है। रश्मि, देखो रश्मि और प्रिया का कोई वैल्यू नहीं बन रही है, कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। प्रिया अरुण से अमीर है, प्रिया अरुण से अमीर है, प्रिया अरुण का भी कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अरुण सुषमा से गरीब है, अरुण सुषमा से गरीब है। यहां आनंद रश्मि से अमीर है, आनंद का रश्मि से कुछ लेन देन नहीं है, ये वाला सही है। अरुण सुषमा से गरीब है, अरुण गरीब है किससे? सुषमा से। सुषमा अमीर है किससे? अरुण से। हम कह सकते हैं कि अरुण गरीब है सुषमा से, अरुण सुषमा से गरीब है। हम देखो कह सकते हैं शोभा अमीर है सुषमा से, तो सुषमा गरीब हुई ना शोभा से। सुषमा अमीर है रश्मि से, तो हम कह सकते हैं रश्मि गरीब है सुषमा से। तो अरुण सुषमा से क्या होगा? गरीब होगा। ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। चलिए, अरे ठीक, इसको ढाके यहां लगा दो। क्वेश्चन नंबर 8, कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में क्रमशः 1300 रुपए और 1400 रुपए लगाए। यदि वर्ष के अंत में 675 रुपए का लाभ हुआ हो तो कपिल को लाभ में कितने रुपए मिले? 320, 325, 345, 340 रुपए, कितने रुपए उन्हें मिले? एक कपिल हैं और अवतार हैं, किसी व्यापार को क्रमशः 1300, ये कपिल हैं और ये अवतार हैं, ये हमारे अवतार जी हैं, ठीक है। 1300 रुपए इन्होंने लगाए, इन्होंने 1400 रुपए लगाए। किसमें? एक व्यापार प्रारंभ किया। अनुपात का सवाल है ये, एक साल के लिए किया, क्योंकि वर्ष के अंत में इन्हें 675 रुपए का लाभ हुआ, तो वर्ष में गुणा 12, और हमने यहां लिख दिया गुणा में 12। 12 क्यों लिखा? क्योंकि वर्ष में इनका रुपया, इनका वर्ष में। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 12 से 12 कट गए, 13 अनुपात आया 14। अब कह रहा है कि दोनों को यदि वर्ष के अंत में 675 रुपए का लाभ हुआ हो तो 13 और 14 कितना हुआ? ये 27। ये 27 किसके बराबर है? 675 के। तो एक यूनिट बराबर होगी 675 बटे 27 का। 27 से भाग कर दो, 27 से इन्हें भाग कर देंगे। देखिएगा, एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन करें मैथ का, कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखें। कैलकुलेशन में कोई जल्दबाजी ना करें, 1 सेकंड 2 सेकंड ज्यादा लगेगा लेकिन नंबर 2 पक्के होंगे, ठीक है। 27 दूनी 2 से 14, 2 4 1 5, 54। 27 से क्या ज्यादा हो जाएगा? 27 दूनी 54, और यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 1, 5 बचा। 27 पंजे 135, 5 होते 35, 13, ठीक है। 25 आया, कितना आया? ये 25। एक यूनिट 25 के बराबर है। कपिल का पूछा है, कपिल की यूनिट है 13, इसमें गुणा कर देंगे 25 से। किससे? 25 से। 13 पंजे 65, 5 हासिल लगा 6, 26 और 6 32, 325 रुपए, 325 रुपए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, हाँ इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है
क्वेश्चन नंबर 9, 23 गुणा 64 माइनस 24, ये भाग का निशान होगा। 100 का मान क्या होगा? 100 का मान क्या होगा? ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, वर्डमास से यूज करेंगे। 23 गुणा 64 माइनस 24 भाग 100। तो 23 गुणा, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 2 गया 2, भाग 100। यहां पर बदमाश रूल को यूज करेंगे। ये बदमाश रूल बोलते हैं इसको, बदमाश है ये, बदमाश यानी कि बदमाश, VODMAS, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एट सब्ट्रैक्ट। तो पहले आएगा डिवाइड, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई। पहले करेंगे डिवाइड, 23 गुणा 20 बटे, यहां पर कर देंगे 100। यहां पर गलती नहीं करेंगे, 20 पंजे 100 एकदम, 5 नहीं लिखेंगे, 23 पंजे गुणा कर दो फटाफट, तुम गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। 0, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। 23 गुणा 5 से भाग करेंगे तो आएगा तुम्हारा, या फिर 23 से कम 23 बटे में 5, ऐसा सीधे सीधे लिख लो। 23 से कम 23, देखिएगा 23 से कम 23, 23 बटे में 5 काट देंगे, 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20, 5 चौक, गलत हुआ ना यहाँ पे, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 2 गया 4। देखिए कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखेंगे, गलती हो गई, यहाँ 4 है, 6 में से 2 गया 4, यहाँ पर है 4, गलती हो गई। देखो कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखेंगे हम लोग जब एग्जाम टाइम पर, कोई जल्दबाजी नहीं। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये आया 23 दूनी 46 बटे 5, भाग कर देंगे। अब कर देंगे भाग, तो 5 अट्ठे 5 में 45, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10, 9.2, तो ये ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए भाइयों बहनों मेरे साथियों, कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखेंगे। कैलकुलेशन में 1-2 सेकंड ज्यादा लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 नंबर पक्के होंगे। देखिएगा यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक से गलत हुआ, उसमें ज्यादा समय लगेगा। विशेष ध्यान रखेंगे कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन पर हम लोग अच्छा सा फोकस करेंगे। ये मेरा अनुभव है। कैलकुलेशन अगर आपने जल्दबाजी की कैलकुलेशन में, तो घर पर आकर आप बहुत ही उदास रहेंगे कि ये क्वेश्चन आता था, इसे कर लेते हम, लेकिन क्या करें, 4 की जगह 2 लिख गए, 4 की जगह 2 लिख गए। बेटा उसको बहुत ही कैलकुलेशन में हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिएगा अगला सवाल, वेरी गुड। 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अगला सवाल। एक वृत्त का व्यास 39 मीटर है, वृत्त की परिधि क्या होगी? उसकी परिधि क्या होगी? परिधि बराबर होता है, एक वृत्त है और इस वृत्त की परिधि क्या होगी? देखो ये पॉइंट है इसका बीच का, ये होता है व्यास, इसको कहते हैं, सॉरी ये कहते हैं त्रिज्या, इसको बोलते हैं हम त्रिज्या, इसको बोलते हैं हम त्रिज्या। और ये अगर पूरा बन जाए, और अगर ये पूरा ये इस तरीके से, यहां से सरकमफ्रेंस से इस सरकमफ्रेंस तक पूरा, तो इसको कहते हैं हम व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। त्रिज्या को करते हैं आर से डिनोट, तो आर जे और आर जे कितनी हो गई? 2r। कितनी हो गई भाई? 2r, यानी व्यास को कहते हैं हम 2r। तो परिधि बराबर फार्मूला होता है 2 पाई r, 2 पाई r। तो देखिएगा यहां पर 2, यहां पर देखिएगा 2 और r, 2 और r क्या हुआ? 2 और r को क्या लिख देंगे हम? व्यास लिख देंगे। क्या लिख देंगे? व्यास लिख देंगे। और यहां पर बचा कौन? पाई। बचा कौन? पाई। तो व्यास कितना है यहां पर? 39। और पाई की वैल्यू आप सभी को पता है 22/7 होती है। कितनी होती है? 22/7 होती है। इनकी क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। 39 और 22 की गुणा करेंगे
39 और 22 की गुणा करके 7 से भाग कर देंगे। तो 22 नेमा 9 दिन 18, 9 दिन 18 एक 19, 198। सीधे सीधे हम यहाँ पर ऐसे गुणा कर लेंगे। 22 नेमा 9 दिन 18, 9 दिन 18 एक 19, 198 या गुणा कर लो। 2 नेमा 18 कहाँ से लगा? 1 2 3 6 1 7, 2 नेमा 18 1 2 3 6 1 7, 8 8 7 15, 7 1 8, भाग कर देंगे 7 से। 7 एकम 7, बचा 1 उतारे 5, 7 दूनी 14, 1 बचा, और 7 चौक 28, वो 7 दूनी फिर 14, फिर बचा 4, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया। तो ऑप्शन में तो नहीं आ रहा, ये तो ऑप्शन में भी नहीं आ रहा है। क्या गलती हो गई? 2 ने 18, 2 3 6 2 3 6 7, 2 ने 18 और 2 3 6 7 8 8 7 15 5 1 और 7 1 8, 7 से कर देंगे हम भाग। तो 7 एकम 7, 8 में 7 का 1 उतारा 5, 7 दूनी 14, 1 8, 7 दूनी 14, 4 बचा, और 7 7 49, 7 7 6 42 लगभग 122.6। ऑप्शन में क्यों नहीं है? कोई गलती तो है क्वेश्चन में? कोई क्वेश्चन में गलती तो नहीं है? अच्छा ये है, ये 39 नहीं है, क्वेश्चन में 49 है यहाँ पर। कोई नहीं, ये 122.6 आया होगा ऐसे ही, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर 49 है, ये टाइपिंग की मिस्टेक है। क्वेश्चन में यहाँ पर 49 था, लेकिन 39 कर रखा है टाइपिंग में। कोई बात नहीं, करेंगे ऐसे ही। परदी बराबर 2 पाई आर, तो परदी 2r क्या है? ये व्यास है, व्यास गुणा पाई, व्यास गुणा पाई। ये अगर 49 होगा यहाँ पर, तो 49 गुणा 22/7, 7 सत्ते 49, 22 सत्ते 154। तो ऑप्शन हमारा ये होगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा फिर ये होगा, तो ये नहीं होगा। अगर ये 39 है तो 122.6 लगभग आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए देखिएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट। किसी घड़ी की घंटे की सुई, घड़ी की घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री घूमता है? घंटे की सुई, घंटे की सुई देखिएगा, किसी घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है? पूरा अगर चक्कर लगाएगा, ऐसे पूरा घड़ी अगर चक्कर लगाएगी तो 360 डिग्री होता है। कितना? 360 डिग्री। 1 मिनट में होता है 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 6, तो 6 डिग्री हो गया। कितना? 6 डिग्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ इसको देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन 50 ग्राम और 2 किलोग्राम, क्या हुआ? ये क्या हो गया भाई? अरे यार, ये क्या हुआ? अरे ये क्या हो गया भैया? चलिए छोड़ो इसे। ठीक, ठीक है, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13, 50 ग्राम और 2 किलोग्राम में क्या अनुपात होगा? 50 ग्राम या 2 किलोग्राम, क्या पूछा है? अनुपात। 50 ग्राम और ये है 2 किलोग्राम, तो इसको हम 50 ग्राम रहने देंगे। किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे, किससे गुणा कर लेंगे? 1000 से, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, इसलिए 1000 से गुणा की तो हो गया 2000। ग्राम से ग्राम कटा, 0 से 0 कटा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, तो 1:1:40 आया। कितना? 40। ऑप्शन नंबर ए होगा, यहां पर 40 कर लो, 1:40 आएगा। 50 ग्राम और 2 किलोग्राम के अनुपात क्या होगा? 1:40, 1:40 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या हो जाता है बार बार, क्या हो जाता है ये, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इसमें ऑप्शन कैसे क्या दिया है, ये ऑप्शन ही नहीं दिया यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं लिखा है, यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं लिखा है। चलिए कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, 3200 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज 672 रुपए हो जाएगा, 672 रुपए हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है ये, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है साथियों, कंपाउंड इंटरेस्ट। 3200 रुपए का 10% ये दर है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में, समय पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज 672 रुपए हो जाएगा। तो ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, ये होता है फॉर्मूला ब्याज बराबर। ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन क्या होता है, जिसमें ब्याज मिला हो उसको मिश्रधन कहते हैं, जिसमें ब्याज इंक्लूडेड हो उसे मिश्र धन कहते हैं, मिश्रित मूल्य, मिश्रित धन कहते हैं। तो मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज 672 रुपए है यहाँ पर, और मिश्रधन हमारे पास ये 3200 रुपए है। मूलधन हमें पता करना है, मूलधन हमें पता करना है। मूलधन पहले निकाल लो, पहले इसका मूलधन हम लोग निकाल लेंगे। मूलधन आएगा कितना आएगा भाई, मूलधन, क्वेश्चन में तो कोई गलती नहीं है। सॉरी, देखिएगा, हाँ, 3200 रुपए का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज 672 रुपए हो जाएगा, कितने समय में। ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, ये मूलधन है 3200 रुपए, सॉरी ये मिश्रधन है, यहाँ पर निकालना जाएगा, और मूलधन हमारे पास है 3200। इस 3200 को इधर उठा लाएंगे, मिश्रधन मतलब होता है ए बराबर 3200 प्लस 672, यानी कि जो हो गया 32 6 3872, ए आ गया ये, ठीक है। हमने इसको और इसको जोड़ लिया तो ए निकाला। फॉर्मूला होता है ए बराबर P1 प्लस आर बटे 100 की पावर n, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है जी हमारे पास 3872 बराबर P की वैल्यू, P मतलब प्रिंसिपल मूलधन, P कितना है 3200, 1 प्लस आर कितना है भाई 10 वटे में 100, n निकालना है, कितना n निकालना है, 0 से 0 कटा, 3872 बराबर 3872 बराबर ये 3200 और 10 एकम 10 और 11 बटे 10 की पावर n। ये 3200 यहाँ इसके कहाँ जाएंगे, अपॉन में आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे इसके अपॉन में। 3872 बटे आ जाएगा 3200 बराबर ये आ गया 11 बटे 10 का n, 11 बटे 10 की पावर n। इसको काट लेंगे, इसको काटेंगे, इसको काट लीजिएगा, देखिए 2 से काट लें, दिख रहा है यहाँ पर, हाँ दिख रहा है, 2 से काटेंगे 1600 आ गया, 2 से काटेंगे 2 एकम 2,
2 नेम 18, 2 तियां 6, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 तियां 6 7, 2 नेम 18, 2 एकम 2 और 1 3। हाँ फिर काट लीजिएगा 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे, 2 नेम 18, 2 नेम 18, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, 968 बटे 80। फिर कटेगा, फिर काट लो इसे 2 से, 2 से फिर काटेंगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 2 4, फिर काट लो 4 से काट लो, 4 से काटेंगे 10 और 4 से काटो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 121 बटे 10 आया। ये आया 121 बटे 10। 121 को लिख सकते हैं 11, 11 का स्क्वायर, 2 अट्ठे 16, यहाँ पे 800 होगा, यहाँ पे 400, यहाँ पे 100, ये 100 आएगा ऐसे। ये होगा 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 11 बटे 10 इसे लिख सकते हैं 11 बटे 10 का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा है तुम्हारा 11 बटे 10 की पावर n। कंपेयर करेंगे, n की वैल्यू आएगी 2, n की वैल्यू आएगी 2 वर्ष, n की वैल्यू आएगी 2 वर्ष। अब कंप्लीट हुआ दूध। n की वैल्यू आ गई 2 वर्ष। ठीक है, कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, n की वैल्यू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर है 16 को थोड़ा बड़ा करेंगे हम। ठीक है, इसको चलिए ठीक, एक ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द एक दूसरे से विशेष समानता रखते हुए एक समूह बनाते हैं, कौन सा शब्द उस समूह से संबंधित नहीं है? ये नहीं वाले क्वेश्चन पर नहीं पे आप लोग गोला कर लिया करें ऐसे करके, जिससे कि वो इंडिकेट होता रहे, जिससे कि वो इंडिकेट होता रहे। ठीक है, देखिएगा, गाजर, मूली, आलू, बैगन। गाजर, मूली, आलू, ये तीनों चीजें तने होते हैं, जमीन के अंदर से निकलते हैं, जमीन के अंदर से उखाड़ा जाता है इन्हें, जमीन के अंदर तना। गाजर जमीन के अंदर, मूली जमीन के अंदर, आलू भी जमीन के अंदर, लेकिन बैगन जो है वो जमीन के ऊपर होता है, पेड़ पर आता है। ठीक है, ऊपर ये जड़ें हैं सब, और ये बैगन ऊपर आता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, ये बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, अगला सवाल, इसको थोड़ा बड़ा कर ले हम। ये क्या हो जाता है भैया? चलिए देखिए, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लो। ठीक, ए बी सी डी में फिर ऑप्शन नहीं है या क्या? एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर और वह 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के नजदीक खड़े व्यक्ति से गुजरने में कितना समय लेगी? समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, दूरी बटे चाल। दूरी हमारे पास है 150 मीटर और चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। इस किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में हम इसे चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में अगर हम चेंज करें, बदलें, तो 5/18 से गुणा हो जाती है। 150, ये 42 में गुणा हो जाएगी 5/18 से। ठीक है, ये 18 कहां चला जाएगा? ये 18 चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा ऊपर। 150 गुणा 18 बटे में 42 गुणा 5, 5 से काटेंगे, 5 या 15, 30, और ये कट गया आपका 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नियम 18, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, तो 90/7, ये आया 90/7। 7 से कर लेंगे हम भाग, 7 एकम 7, कितना बचा 2, 7 दूनी 14,
कितना बचा 6, तो 12 सही 6 बटे 12 सही 7 बटे 6 बटे 7, 12 सही 6 बटे 7, 1284, 84 6 90 सेकंड, ये आएगा 12 सही 6 बटे 7। या फिर अब पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे तो हम कर लेंगे 7 अट्ठे 56, 7 नेम 63, 7 अट्ठे 56 लगभग, 12 सही 6 बटे 7। ठीक है, कहीं मिस्टेक नहीं है, ये चीज हम चेक कर लेंगे, मतलब कैलकुलेशन हमारी स्ट्रांग होना चाहिए, ये चीज हमें ध्यान रखना है बहुत। वहां पर 18 ऊपर गया, 42 गुणा 5, 5 से काटा 3 15 30, और 21 दूनी 42, 2 में 18, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 5 तिया 15, ठीक है, 30 तिया 90, 90 बटे 7। हाँ, तो 12 सही 6 बटे 7, ऑप्शन यहाँ पर डी नहीं दिया तो यही होगा, कहीं पे लिखा होगा। ठीक है, और हमारा आंसर ये है 12 सही 6 बटे 7, मिश्रित भिन्न में लिख देंगे, या फिर हम 12.8, 12.8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, ये क्वेश्चन जो है रीजनिंग का है। देखिए ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, 18 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 18। ए बी सी डी 4 हमारे पास वो दे रखी हैं, 4 हमारे पास 4 जो है ना वो आकृति दे रखी हैं, ए बी सी डी, ए वी सी डी दिख रही है ना साफ साफ। ठीक है, या ए वी सी डी 4 आकृति आपको दे रखी हैं, 4 आकृति आपको दे रखी हैं, ये इस तरीके से है। हाँ अब ठीक, अब दिख रहा होगा सही। ठीक है, यहां पर 4 आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न सूचक स्थान पर आएगी, इस स्थान पर कौन सी आकृति आएगी? प्रश्न आकृतियां, उत्तर आकृतियां, ये प्रश्न आकृति है, ये उत्तर आकृति है। ठीक है, ये प्रश्न की आकृति है इतनी, और ये उत्तर की आकृति है, इसमें से उत्तर बताना है। देखो इसके बाद इसको इंडिकेट करें हम, इसको इंडिकेट करिए और इसको इंडिकेट करिए, इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में जो फर्क हुआ वही इसका इसमें फर्क आएगा, इन दोनों में जो फर्क हुआ है वही इसका इसमें फर्क आएगा। ठीक है, देखिए इसमें ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये देखो एस जुड़ा है, इससे बिल्कुल अलग हो गया। ये दूसरा वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये देखो और ये सेम सेम है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। तीसरे वाला भी नहीं होगा, तीसरा देखिए ये, इसको देखिएगा, ये वाला ऐसे है, फिर इसको हमने ऐसे किया, इसमें क्या हुआ है, उल्टा हो गया है। उल्टा मतलब ये नीचे और ये ऊपर, ऐसे, ये क्या हो गया, उल्टा हो गया है। क्या हो गया है, ये देखिएगा उल्टा हो गया, ये इसको और इसको देखिएगा, ये हमने बनाए हैं, उल्टा हो गया सीधे। ऐसे ही ये वाला क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये होगा, ये नीचे ये ऊपर हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, ये वाला होगा इसका डी। ठीक, इन दोनों को देखिएगा, इन दोनों में जो फर्क हुआ है वही इसमें और इसमें फर्क होगा। तो उत्तर आकृतियों में देखेंगे ये नहीं हो सकता है, ये वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं, उसमें उल्टा हो गया तो ये वाला होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर होगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 ना, 18 हो गया, 19। ठीक, देखिएगा 19, ठीक, इसको थोड़ा ऊपर लगा दो, यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लो इसको। ठीक, ठीक है, एक 40 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर 25 मीटर
2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है और 3.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर घास लगवाने का खर्चा क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इस तरह के क्वेश्चन आना अनिवार्य है, इस तरह का क्वेश्चन आना अनिवार्य है, मुझे लगता है इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए आप इसका विशेष ध्यान रखें। ठीक है, 40 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 3.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर घास लगवाने का खर्च क्या होगा। एक आयताकार मैदान है, हाँ एक आयताकार मैदान है, ये आयताकार मैदान है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है ये 30 मीटर चौड़ा है और 40 मीटर लंबा है। 30 मीटर चौड़ा है, 30 मीटर चौड़ा है और 40 मीटर लंबा है। चौड़ाई है, ये लंबाई है, ऐसे उल्टा हो गया। 40 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है। अब कह रहा है कि इसके चारों ओर 2.5 मीटर, इसके चारों ओर 2.5 मीटर, ये 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, इधर उधर, चारों ओर 2.5 मीटर एक रास्ता ऐसे करके जोड़ दिया गया है। तो रास्ते पर ये घास लगवा दी है, रास्ते में लगवा दिए घास, बात को समझ रहे हैं। हाँ, तो उसका लगवाने खर्चा क्या होगा। देखिए ये 40 है, 2.5 मीटर इधर हमने जोड़ा और 2.5 इधर, कितना हो गया ये पूरा 40, 2.5 इधर, 2.5 इधर, 5, 45 हो गया। पहले हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, 40 गुणा 30, आयताकार का क्षेत्रफल 40 लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हो गया ये 1200 मीटर स्क्वायर। अब रास्ता जोड़ के लगा लो, 2.5 मीटर ये और 2.5 मीटर ये, 2.5 मीटर ये, 2.5 मीटर ये, 5 और 40 मीटर ये, तो टोटल हो गया 40 और 5 45, और इधर कितना हो गया 2.5 इधर और 2.5 इधर, 5 और 30 ये 35, तब हो गया इनका क्षेत्रफल हुआ तब 45 और 35 की गुणा कर लेंगे। देखिएगा कैलकुलेशन में कोई कंजूसी नहीं करेंगे हम लोग। 55 25 5 लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, 3 5 15 5 लगे 3 चौक 12 और 1 13, 5 7 5 1 1575 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि चौड़ा रास्ता 3 रुपया 50 प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर घास लगना है। किस पर, रास्ते, तो कितना रास्ता कितना बचा, रास्ते का क्षेत्र, ये टोटल है, सॉरी ये रास्ते सहित है और ये रास्ता केवल उसका है एरिया का, अंदर वाले का, तो केवल रास्ते का क्षेत्रफल कितना आएगा, 1575 में से 1200 माइनस कर देंगे, 1575 में से 1200 माइनस कर देंगे, ये बचेगा 375, कितना 375, ये बचा 375 मीटर स्क्वायर। 3.5 रुपए इसमें क्या कर रहा है, लगा रहा है वो। 3.5 रुपए के हिसाब से कितना खर्चा आएगा, गुणा कर देंगे हम 3.5 रुपए से, कितने से 3.5 रुपए से, 3.5 रुपए से, 3.5 रुपए खर्चा हो रहा है, कर देंगे गुणा 375 की 350 में गुणा, यहाँ देखो 375 की 35 से गुणा कर दो, 55 25 5 से लगे 2, 5 7 35, 35 2 37, 7 से लगे 3, 5 15 और 3 18, 3 5 15, 5 लगा 1, 3 7 21, 1 22 का 2 हाथ से लगे 2, 3 3 9 और 2 11, 9 और 2 11, जोड़ देंगे, ये आया 5, 7 5 12 2 हाथ से लगा 1, 10 और 11, 3 1, 131 रुपया, 1312 रुपए 50 पैसा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 1312 रुपए 50 पैसा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने पहले उस आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकाला, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकाला, फिर हमने उस रास्ते को रास्ते सहित क्षेत्रफल निकाला, रास्ते को जोड़कर रास्ते सहित क्षेत्रफल निकाला, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आया। ये फिर हमने उसमें से घटा दिया तो आया केवल रास्ते का क्षेत्रफल, केवल रास्ते का क्षेत्रफल आया 375 मीटर स्क्वायर।
अब कह रहा है कि रास्ते में घास लगवानी है, उस रास्ते के एरिया में घास लगवानी है, तो उस एरिया में घास लगवाने का खर्चा 1 मीटर स्क्वायर का, 1 वर्ग मीटर का है 3 रुपया 50 पैसा। तो इतने वर्ग मीटर का कितना होगा, हमने उससे गुणा कर दी। 1 वर्ग मीटर का 3 रुपया 50 पैसा, 375 वर्ग मीटर का कितना होगा, 375 की गुणा कर दी 3 रुपया 50 पैसा में। गुणा में कोई कंजूसी नहीं करना, भाग में कोई कंजूसी नहीं करना, जोड़ने घटाने में कोई कंजूसी नहीं करना। कोई भी अगर कहता है कि आप शॉर्ट ट्रिक से गुणा कर लो, आप शॉर्ट ट्रिक से भाग कर लो, आप शॉर्ट ट्रिक से जोड़ लो, कतई कतई मत करना साथियों। ये शॉर्ट ट्रिक वाली भाग, शॉर्ट ट्रिक वाली गुणा, शॉर्ट ट्रिक वाली जोड़ना हम लोग कंपटीशन में यूज बिल्कुल ना करें इसका। अगर आपने इसको कंपटीशन में यूज करा तो समझ लीजिएगा आपके नंबर कट जाएगा, क्योंकि गलती हो जाती है। क्या हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं साथियों, उससे दिक्कत होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 1312 रुपया 50 पैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 20। इन्वर्टर बोल रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 20। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20। इसका साथियों लासा लेना है 30 और 42 का। 30 और 42 का केवल लासा पता करना है, 30 और 42 का लासा ऐसे करके लेते हैं। 2 से काटेंगे 15, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 एक 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 2 तिया 6 पंजे 30, 30 2 तिया 6 पंजे 30 सत्ता 210, 30 सत्ते 210, 3 से 15, 3 से 5, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 सत्ते 30 सत्ते कितना होता है 210 होगा लासा। इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई नहीं, 210 होगा। ऑप्शन गलत हो सकता है, कोई नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हुई हो, हम ऐसे निकालेंगे लासा। ठीक है, 15 दूनी 30, 21 दूनी 42, 5 15, 7 तिया 21, 2 तिया 6 पंजे 30, 30 सत्ता 210, 210 होगा लासा। साथियों इन्वर्टर बोल रहा है तो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, इसको यहीं पर स्टॉप कर लेंगे। ठीक है, बाकी के हम आगे कराएंगे क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। क्योंकि इन्वर्टर आवाज कर रहा है, लाइट है नहीं आज इन्वर्टर आवाज कर रहा है, लाइट है नहीं, उसके लिए सॉरी। ठीक है सर, थैंक यू।